नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 17 अगस्त और 17 अगस्त को भी आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि आज आपका लास्ट ही दिन है। तो थर्ड शिफ्ट का भी जो पेपर है आपका समाप्त हो गया है। तो आज के थर्ड शिफ्ट में आपके क्या क्या जीके जीएस के प्रश्न आए थे, सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे इस सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, ताकि आने वाली कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें आपको मदद मिल सके। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो कि सावज है जो कि किस खेल का शुभंकर था, सावज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 36वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि ये दोस्तों आपका गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। इससे संबंधित जो बहुत सारे प्रश्न आपके पहले भी पूछे जा चुके थे, और उसमें भी हमने सावज के बारे में बताया था कि इस खेल का जो शुभंकर था आपका सावज था। ठीक है, इसके अलावा सावज है क्या? तो दोस्तों ये आपका एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व है जो कि करता है। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे, गान की बात करेंगे या एंथम की बात करेंगे, तो इसका जो एंथम था आपका जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जिसको गाया गया था बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आज का प्रश्न बना था सावज खेल के बारे में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो जेएनयू की पहली महिला जो कुलपति है वो दोस्तों आपको नियुक्त किया गया था शांति श्री धूलीपुरी पंडित जी को। ठीक है, ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका था। तो ये आपका जो जेएनयू है आपका, इसका जो फुल फॉर्म है आपका जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके अलावा आपके धूलपुरी पंडित से पहले कौन कुलपति थे? तो आपके जगदीश कुमार जी थे। ठीक है, इसके अलावा जेएनयू की स्थापना की बात करेंगे तो आपका 1969 में हुआ था। इसके अलावा जेएनयू है कहाँ? तो आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि जो लोग भी एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए ठीक है डेली PYQ का क्लास है जो कि 7:30 बजे चलाया जाता है, वो भी दोस्तों आपका लाइव। ठीक है, तो अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो 7:30 बजे आप जुड़ सकते हैं। आप लाइव आकर आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। साथ में अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो PDF आपको ग्रुप में मिलता है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में नहीं दिया जाता है ताकि उसका गलत यूज़ ना हो। तो आपको 9973741666 पे कांटेक्ट करना होगा अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, तो भीमसेन जोशी के बारे में हमने आपको बहुत बार बता चुका था। पहले भी ये क्वेश्चन बना था कि भीमसेन जोशी किस संगीत से संबंधित है। आपका भारत में आपका दो प्रकार के संगीत पाए जाते हैं, एक आपका हिंदुस्तानी संगीत एंड दूसरा आपका कर्नाटक संगीत। ठीक है, ये दो प्रकार के संगीत पाए जाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत आपका मूल रूप से उत्तर भारत में और कर्नाटक संगीत आपका दक्षिण भारत में। ठीक है, तो भीमसेन जो जोशी हैं वो आपका कर्नाटक संगीत से ही संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा आज क्वेश्चन बना है कि किस घराने से संबंधित है। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है, तो मिलता जुलता नाम किराना घराना से। ठीक है, तो आपका किराना घराना से ये संबंधित है। ऑप्शन में आपका बिल्कुल किराना घराना दिया गया होगा। ठीक है, इसके अलावा वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय का एक रूप ख्याल को पूर्ण रूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इन्हें 1972 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में। इसके 10 साल बाद आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न था कि 1982 में किन्हें अवार्ड दिया गया था। ये आपका कपिल देव जी को दिया गया था, जो कि आपका क्वेश्चन बना था। कपिल देव को कब दिया गया था? तो 1982 में सेकेंड शिफ्ट में बना था। इसके अलावा उन्होंने भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त किया है, जो कि वर्ष 1999 में दिया गया था। ठीक है, तो 1999 में क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। ठीक, इसके अलावा उन्होंने 1985 की फिल्म अनकही में अपने गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इसके अलावा 1985 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था इनको। इनका फिल्म है आपका अनकही, आप लोग नहीं देखे हैं तो टाइम मिले तो देख लीजिएगा। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए, जॉब लीजिए, इसके बाद आराम से बैठ कर फिल्म देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका सोनल मानसिंह को किया गया है। तो राइट आंसर आपका सोनल मानसिंह हो जाएगा। ठीक है,
सोमन मानसिंह की बात करेंगे तो जैसा कि आपका क्वेश्चन में ही सम्मिलित है कि ये आपका क्या है, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो संबंध है आपका दो शास्त्रीय नृत्य है, दोनों आपका बहुत बार पूछा चुका है। कभी कभी ऑप्शन में दो नो रहता है, कभी कभी आपका एक रहता है। तो वो दो आपका शास्त्रीय नृत्य है आपका, एक तो आपका ओडिसी है जो कि आपका उड़ीसा का है, एक आपका भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना है। ठीक है, तो क्या है, पहली महिला भारतीय नृत्यांगना है। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 1992 में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप पिक्चर में सोनल मानसिंह को देख भी रहे होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग सिर्फ नाम सुनते हैं, वो देख भी लीजिए, शायद आपको पिक्चर के माध्यम से आपको याद रहे इनसे जुड़े फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रुद्राक्ष पाटिल ने किस वर्ष एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो किस वर्ष जीता है ये आपका क्वेश्चन बना था। मे भी आपका क्वेश्चन में कोई आपका गेम का भी नाम दिया गया हो, लेकिन ऐसा तो मुझे मिला नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट जो भेजी हैं, आपके प्रिया नाम है उनका, जो कि बहुत बहुत धन्यवाद। जो सारे क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं उन्हीं के द्वारा भेजा गया है, उनके द्वारा आंसर भी बताया गया था, जो कि आपका उन्होंने आंसर बताया था 2022। ठीक है, तो रुद्राक्ष पाटिल ने 2022 में जो आपका ISSF प्रेसिडेंट्स कप हुआ था 2022 में, उसमें आपका स्वर्ण पदक जीता था। साथ में आपका ISSF विश्व कप 2023 हुआ है, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा ISSF प्रेसिडेंट कप 2022 की बात करेंगे, जिसमें भारत को कौन कौन सा पदक मिला है। तो पहला पदक आपके रुद्राक्ष पाटिल जी को ही मिला है, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में। इसके अलावा दूसरा पदक आपका अंजुम मोदगिल को मिला है, महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 में, 3 पोजीशन में रजत पदक। इसके अलावा रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल की बात करेंगे तो एक बार क्वेश्चन आपका बना था, इनका संबंध है आपका किस भारतीय राज्य से था, तो आपका महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ISA विश्व कप जो 2023 जो आपका हुआ है, काहिरा में हुआ है। काहिरा की बात करेंगे तो ये राजधानी है किस देश का, तो ये राजधानी है आपका मिस्र का। ठीक है, मिस्र में आयोजित 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में आपका स्वर्ण पदक जीता है, जैसा कि हमने पहले ही आपको कहा है। उन्होंने जर्मनी के मैक्सिमिलियन उलव्रिच को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसने अपना पूरा जीवन विधवाओं और पुनर्विवाह अधिनियम के लिए काम किया था। तो केशव चंद्र सेन। ठीक है, इनका पूरा नाम है केशव चंद्र सेन, आपका इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो कृष्ण देव राय जो थे वो आपका तुलु राजवंश से संबंधित आपके एक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं तुलु राजवंश का। तुलु राजवंश कौन था, तो ये दोस्तों आपका एक साम्राज्य स्थापित हुआ था आपका मध्यकालीन भारत में, वो भी आपका दक्षिण में। वो कौन सा साम्राज्य था, तो साम्राज्य था आपका विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, कौन सा साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य था, जिसकी स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे फ्रेंड, तो इसका जो स्थापना है वो आपका दो भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, कौन कौन से भाई था, एक भाई का नाम था हरिहर, एक भाई का नाम था बुक्का। ठीक है, तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। तो विजयनगर साम्राज्य पर टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया था। कितनी राजवंशों ने, 4 राजवंशों ने। जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, उस पर भी आपका 3 से 4 राजवंश शासन करता है, जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी, तुगलक, इसके बाद लोदी। ठीक है, तो इन 4 राजवंशों ने जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, ठीक है, उसी तरह दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना होता है। 4 राजवंश आपके शासन करते हैं। वो जो 4 राजवंश थे, एक राजवंश आपका कौन है, तो आपका एक है संगम वंश। ठीक है, पहला राजवंश है, 1336 में इन दोनों भाइयों ने स्थापना किया था संगम वंश का ही। ठीक है, 1485 ईस्वी तक शासन किया था। सुल्बु वंश आपका 1485 से 1505 तक, तुलु वंश 1505 से 1570 तक, इन अराविडु वंश आपका 1570 से 1649 ईस्वी तक शासन किया है। अब हम लोग थोड़ा देखें विस्तृत रूप से संगम वंश के बारे में। तो इस वंश का स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने किया था, और इस वंश का जो नामकरण है आपका हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे, उनके पिता का नाम था संगम, उन्हीं के नाम पर संगम वंश रखा गया था। ठीक है,
इसके अलावा सुलू वंश के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है नरसिंह सुलू ने किया था 1485 में। यह राजवंश आपका 20 वर्षों के छोटे से शासनकाल में ही समाप्त हो गया था। तुलु वंश स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा 1505 में किया गया था। इस वंश के शासक कृष्णदेव राय समूचे विजयनगर समाज का सबसे महान शासक हुआ करता था। अगला है अराविडु वंश। अराविडु वंश की बात करेंगे 1570 में स्थापना होता है। अरावली वंश का स्थापना तिरुमल नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। वेंकट द्वितीय इस वंश का प्रमुख शासक था, जिसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी में हस्तांतरित किया था। यह वंश विजयनगर समाज का अंतिम वंश था। इसके बाद विजयनगर समाज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जल चक्र प्रक्रिया की बात करेंगे, कौन हिस्सा नहीं है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जलयोजन, संघनन, अवक्षेपण, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जलयोजन हो जाएगा। जल चक्र की प्रक्रिया में जलयोजन का कोई भी आपका प्रक्रिया नहीं है। 3 ऑप्शन आपके संघनन, अवक्षेपण, वाष्पोत्सर्जन था, उसका आपका महत्व है। जलीय चक्र की बात करते हैं, तो जलीय चक्र को ही आमतौर पर जल चक्र के रूप में जाना जाता है। इस चक्र में भूमि और समुद्र से पानी वाष्पित हो जाता है, हालांकि वर्षा वापस भूमि की सतह पर चली आती है। जलीय चक्र में 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, अवक्षेपण है, वाष्पीकरण है और आपका संघनन है। ठीक है, तो जलयोजन था जो कि आपका जलीय चक्र का प्रक्रिया नहीं था। तो जलयोजन है क्या, तो ये आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब कोई पदार्थ जल से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो वो जलयोजन यानी कि हाइड्रेशन रिएक्शन उसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें वाष्पीकरण को, तो वाष्पीकरण यानी कि जल वाष्प में पानी का रूपांतरण वाष्पीकरण कहलाता है। जल चक्र में जल निकाय या मिट्टी में पानी वाष्पित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे तो पत्तियों में रंध्र के माध्यम से पौधे की पत्तियों से जो पानी निकलता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। संघनन कराएंगे तो पानी में वाष्प का रूपांतरण आपका संघनन। जल निकायों, पौधे और मिट्टियों से वाष्पित पानी वायुमंडल में ऊपर उठता है और कम तापमान के कारण वह ठंडा हो जाता है, जो इससे बादल बनता है। अवक्षेपण वर्षा, बर्फबारी, ओले आदि जैसे वर्षा के रूप में पानी का विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर वापस आ जाना ही अवक्षेपण कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए पूछा गया, आपका रीट के बारे में पूछा गया था। आपका 5 रीट के नाम दिए गए थे और आपको मिलान करना था। मे भी ऐसा क्वेश्चन बताया गया है जो भी क्वेश्चन आपको भेजे हैं। ठीक है, तो रीट के बारे में बात करेंगे तो 5 प्रकार के जो रीट होते हैं आपके जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा, तो एससी के द्वारा, एचसी यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा, एक आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट का जो अनुच्छेद है रीट जारी करने का 226 है और सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 232 है। ठीक है, तो आपके 5 प्रकार के रीट हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के रीट हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखें। तो रीट है आपका, एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है जिसे कि हाबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। एक आपका परमादेश है जिसे मेंडावंस के नाम से जानते हैं। एक आपका निषेध है जो कि प्रोविजन के नाम से। एक आपका सटी ओरी अड़ी जो कि आपका जानते हैं। एक है आपका क्यू अराउंटो। ठीक है, ये आपका क्या क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। जो भी लोग गलत करके रह रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिएगा क्या क्या रीट हैं जो कि आपके काम के लिए है, आपके संविधान में ही है, तो आप लोग को जाना चाहिए। पहला है आपका हार्बियस कॉर्पस। हार्बियस हैबियस कॉर्पस है जो कि शब्द आपका लैटिन शब्द है जिसका जो मतलब होता है शरीर का होना। ठीक है, इस रीट का जो इस्तेमाल है गैर कानूनी नज़रबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय एक व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे 100 को न्यायालय में समक्ष लाने का अधिकार देता है। दूसरा आपका है रीट, दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा है परमादेश। ठीक है, परमादेश होता है हम आज्ञा देते हैं, इसका अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं। इस रीट का उपयोग अदालत द्वारा उस सरकारी अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं या अपने कर्तव्य के पालन करने में विफल हो रहे हैं, अपने कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया है या अपना काम फिर से शुरू करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के अलावा एक ही उद्देश्य के किसी भी सार्वजनिक निकाय, एक निगम, एक अवर न्यायालय, एक न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ परमादेश जारी किया जा सकता है। अगला है आपका निषेध। निषेध का शाब्दिक अर्थ होता है निषेध करना। एक अदालत जो उस स्थिति में है एक अदालत के खिलाफ एक निषेध रीट जारी कर सकता है जो बाद में अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए या उस अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोकने की स्थिति में हो जो उसके पास नहीं है। यह निष्क्रियता को निर्देशित करता है। अगला है आपका साति ओरियरी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचित होना। यह रीट एक प्रकार का उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी किया जाता है जो उन्हें आदेश देती है या तो उनके पास जो लंबित मामला है
वो अपने पास हस्तांतरित कर दे या किसी मामले में उनके आदेश को रद्द कर दे। यह अधिकार क्षेत्र की अधिकता और अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर किया जाता है। यह न केवल रोकता है बल्कि न्यायपालिका में गलतियों का इलाज भी करता है। नेक्स्ट आपका है कोई वारंट हो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार या किस वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ये रीट किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध और अपने को रोकने के लिए जारी करता है। इस रेट के माध्यम से अदालत किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मौलिक कर्तव्य के विषय में। मौलिक कर्तव्य के विषय में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे 51A से संबंधित। ठीक है, 51A आपका छोटा ए, 51A बी, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, उनमें से आप शायद आपका पूछा गया था। ठीक है, उसके बारे में जानकारी नहीं लग सका है, लेकिन स्टूडेंट जो बता है। तो मौलिक कर्तव्य के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये आपका मौलिक कर्तव्य है, हमारे भारतीय संविधान में आया था। अनुच्छेद 51A में वर्णित था, भाग 4A में वर्णित था। ठीक है, इसके अलावा 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट टाइम में। तो पहला है आपका संविधान का पालन करना है, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। कल ही हम लोगों ने परसों ही हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। अगला है भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना। अगला है जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें, राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करना, भाईचारे की भावना विकसित करना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, एन सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। एन अगला है सबसे लास्ट वाला, सभी माता पिता अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। ये जो आपका जो लास्ट में देख रहे हैं वो आपका जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर का जो 10 आपका मौलिक कर्तव्य है वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। लिया गया है यूएसएसआर रूस के संविधान से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये देखिए एक तो आपका है जो मौलिक कर्तव्य है आपका 51A में वर्णित है। ठीक है, जो बड़ा वाला ए आपको दर्शाता है आपका वो दर्शाता है कि आपका जो संविधान में जो संशोधन हुआ है उसके माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, इसके वाला जो आपका छोटा जो ए दर्शाता है वो दर्शाता है कि 51 बड़ा ए का जो सब क्लोज है आपका छोटा ए है। जिस प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 51A का छोटा ए। ठीक है, तो ये आपका 51A में है। इसी प्रकार छोटा बी 51A का, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपके ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कोई पूछा गया होगा, जो पूछा गया होगा 51A से संबंधित है या बी से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार के इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे। बाकी जो प्रश्न आपका बहुत सारे लेंदी प्रश्न दिया गया था, मल्टीपल स्टेटमेंट उसमें दिए गए थे। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका था हु डज क्रेडिट रिलेटेड क्वेश्चन से था, जिसका ऑप्शन में आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया गया था, आरबीआई दिया गया था, कमर्शियल बैंक दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वो पूरा नहीं बता पाई हैं क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट बताते ही नहीं है, सिर्फ वही अकेला जो इतना क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो उन्हीं के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो उनको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।